बैक ए टू जेड क्लासेस। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें से प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, इन संख्याओं के बारे में हमने चर्चा किया था। और आज हम अगले भाग में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। फिर आगे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, इन पर बनने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो कक्षा 9 की गणित का भाग 2 अध्याय 1 में हम आगे सीखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्या के पहले यदि हम अभाज्य संख्या को सीख लें तो हमें ज़्यादा आसानी होगी कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो पहले हम क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या को लिखते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हों। अधिकतम 2 गुणनखंड हों, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। या फिर एक और परिभाषा होती है कि जो संख्या खुद से डिवाइड हो, जो संख्या अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे सबसे पहले आता है 2। 2 एक सम संख्या भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अभाज्य संख्या भी है। कैसे? यदि हम 2 का गुणनखंड निकालें, 2 को सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1, और 1 को 1 से भाग देंगे तो 1। तो 2 के कितने गुणनखंड निकले? 2 के 2 गुणनखंड निकले, 2 और 1। तो हमने क्या सीखा? अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो अपने आप से विभाजित हो, या फिर ऐसी संख्या जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हों। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3 के गुणनखंड निकालते हैं। 3 को हमने 3 से भाग दिया एक बार में, और 1 को दिया 1 से। तो 3 के देखिए कितने गुणनखंड निकले? 2। 3 गुणे 1। इस तरह से हमारी 3 भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। अगली अभाज्य संख्या 5 होगी। 5 के गुणनखंड निकालते हैं। 5 एक कम, 1 एक कम। तो इस तरह से हमने अभाज्य संख्या के बारे में सीखा कि अभाज्य संख्या क्या होती है जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हों। यानी कि ऐसी संख्या जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हों, उसे हम अभाज्य संख्या, अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, कुछ अभाज्य संख्या के मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। 5 के बाद आएगी अगली अभाज्य संख्या 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51 नहीं है, 53 के बाद है 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83। इस तरह से बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक संख्या को आप उठाएंगे या फिर किसी भी एक संख्या का गुणनखंड निकालेंगे तो उसके अधिकतम 2 ही गुणनखंड होंगे। अगर कोई आपसे पूछे अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभाज्य संख्या के बारे में सीखा कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती हैं, तो सम अभाज्य संख्या केवल और केवल एक होती है, वो है 2। 2 सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। क्यों है? क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, 2 और 1। ठीक है, इस तरह से हमने अभाज्य संख्या के बारे में सीखा। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों। कम से कम 3 गुणनखंड हों।
तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहली संख्या आएगी 4। चलिए 4 का पहले गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं क्या 4 हमारी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। 4 को हमने 2 से भाग दिया 2 बार में, 2 को दिया 2 से 1 बार में और 1 को दिया 1। तो 4 के देखिए कितने गुणनखंड निकले, 3। 2 गुणे 2 गुणे 1। परिभाषा हमने क्या लिखा भाज्य संख्या की, कि ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों। तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3, इसलिए 4 हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरह से चलिए 6 को देखते हैं। 6 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 तिहाई 3 एकम और 1 से 1 बार। तो आप 6 का देखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 1, इस तरह से 6 के 3 गुणनखंड निकले। 6 के बाद चलिए 8 को चेक करते हैं। 2 से 4 बार, 4 से 2 बार, 2 से 1 बार और 1 से 1 बार। तो 8 के कितने गुणनखंड निकले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। देखिए 8 के कितने गुणनखंड हैं, 1 2 3 4। तो परिभाषा क्या है भाज्य संख्या की, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम मतलब 3 तो होने ही चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा। 3 तो होना चाहिए, 3 से ज़्यादा हो जाए चलेगा। इसलिए 4 6 8 10 9 12 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या हमने 2 परिभाषा देखा, एक अभाज्य संख्या की, दूसरी भाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि कोई भी संख्या हो यदि उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड हों तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। और भाज्य संख्या क्या होगी, कोई भी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ मूलभूत संख्याओं के बारे में सीखा। अब प्रश्नावली 1.1 को करने से पहले कुछ उदाहरण के सवाल हैं, उसको हल करते हैं और आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम उदाहरण के सवाल देखते हैं। उदाहरण पहला क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला क्या कह रहा है सवाल, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या है ना। तो मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। क्या होती है पूर्ण संख्या, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर लिखना कैसे उसके बारे में देखें। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू हो। 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। और प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, अनंत तक। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि प्रत्येक पूर्ण संख्या की बात हो रही है। प्रत्येक मतलब हर पूर्ण संख्या। 0 भी पूर्ण संख्या, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, कहाँ तक, अनंत तक। तो बताइए क्या 0 पूर्ण संख्या तो है, लेकिन क्या 0 प्राकृत संख्या है, क्या यहाँ पर है प्राकृत संख्या में, नहीं। तो हमारा यहीं पर ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में आप देखेंगे 0 शामिल है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे इसमें हल में, लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये कथन क्या है, असत्य है। सत्य और असत्य पूछा गया तो असत्य है। लिखेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। पूर्ण संख्या
में जीरो यानी कि शून्य, जीरो शामिल होता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। जबकि प्राकृतिक संख्या में, जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। इस तरह से हमने इस सवाल को हल कर लिया। ठीक है, अब चलिए आगे वाले सवाल को देखते हैं। दूसरा क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। चलिए इस कथन को देखते हैं, क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। चलिए दूसरा कथन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पहले पूर्णांक संख्या क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने आपको बताया था पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यहाँ पर जीरो के दाईं साइड क्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती हैं, कहाँ तक, अनंत तक। जीरो के बाईं तरफ जो होती है ऋणात्मक संख्या होती है, कहाँ तक, अनंत तक। ये हो गई हमारी पूर्णांक संख्या है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बताइए यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या लिखी हुई है, हमने क्या कहा है कि आप किसी भी संख्या में एक से भाग दे सकते हैं। -3 में हमने एक से भाग दिया, -2 में एक से दिया, -1 में एक से भाग दिया, 0 में एक से, 1 में एक से, 2 में एक से, 3 में एक से। अब बताइए यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, क्या ये सभी परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इन संख्याओं को हमने P/Q के रूप में लिख दिया है और Q बराबर नहीं है 0 के। और क्या होता है परिमेय संख्या की परिभाषा कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। तो आप देखिए यहाँ पर P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, इसलिए दूसरा कथन हमारा सत्य है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कि ये कथन हमारा सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या होते हैं, यानी प्रत्येक पूर्णांक को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं क्योंकि पूर्णांक संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पूर्णांक संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इस तरह से हमने दूसरा कथन भी देख लिया। ठीक, अब तीसरा कथन क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो तीसरा कथन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ Q 0 के बराबर ना हो। कुछ परिमेय संख्याएं लिखते हैं जैसे कि 3, यहाँ पर लिखते हैं 3/1 -5/1 परिमेय संख्या है। अब 2/3 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये P है, ये Q है और 3 हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, कुछ परिमेय संख्या हमने लिखा। अब आगे क्या कह रहे हैं, पूर्णांक होती हैं। तो पहले पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं क्या होता है। हमने आपको कई बार बता चुके हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है ना। +1 +2 +3 +4 कहाँ तक, अनंत तक। इधर -1 -2 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है,
आप बताइए, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जो अपने आप में पूर्ण हो यानी कि कंप्लीट हो। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है? जो अपने आप में पूर्ण हो यानी कि कंप्लीट हो। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जो 2/3 है ये क्या है? भिन्न है। क्या ये पूरा है अपने आप में? आप कहेंगे नहीं है अपने आप में पूरा। यदि मान लीजिए मैं एक और परिमेय संख्या लिखूँ 1/5, तो क्या ये पूरा है? अपने आप में नहीं है। अगर हम इसको भाग देंगे तो भाग करने पर आएगा 0.2। तो क्या ये पूर्ण है? नहीं है। किसी चीज़ का 0.2 भाग है। जैसे 1/5 लिखा है, मतलब 1/5 का ये पहला हिस्सा है एक। उसी तरह से यहाँ पर जो पूर्णांक संख्याएं लिखी हुई हैं ये अपने आप में कंप्लीट होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। ये कथन बिल्कुल असत्य है, गलत है। तो लिखेंगे, जब हल में इसको लिखेंगे हम, तो लिखेंगे आगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। ये कथन असत्य है। पूर्णांक संख्या होती है, यह कथन असत्य है। क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या नहीं है। इस तरह से हमने इन चीज़ों को समझा। तो प्रश्नावली 1.1 के जो एग्जाम्पल के सवाल थे उसमें से कुछ सवाल हो गए हैं। अब जो उदाहरण का सवाल बचा हुआ है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उसको आगे सीखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में कुछ उदाहरण के सवाल करेंगे और फिर प्रश्नावली के जो सवाल हैं 1.1 के उसको करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।